हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्विक क्रिस्प वन शॉट होने वाला है। सिर्फ 20 मिनट में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर लेंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। और इसको आप लोग यूज कर सकते हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जेई, नीट की क्विक रिवीजन के लिए यूज किया जा सकता है। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए दो गिफ्ट है मेरे पास। सबसे पहला तो एक करंट बैच है ना, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, रेगुलर आपके लिए पूरा सिलेबस अच्छे से करवाया जा रहा है। एंड आपके लिए मिशन 95 प्लस केमिस्ट्री की बुक है, ये दी बेस्ट क्वेश्चन बैंक है और इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। देखिए, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस जिसके पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जिसके पार्टिकल्स आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हेट्रोजीनियस किसे कहा जाता है? जिनके पार्टिकल्स आपको इजीली दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि पानी में आपने रेत मिला दिया तो वो दिखता है, वो हेट्रोजीनियस है। पानी में आपने ऑयल मिला दिया, वो दिखता है, वो हेट्रोजीनियस है। बट अगर आपने पानी में नमक घोल दिया तो वो दिखाई नहीं देगा, पानी में चीनी घोल दी तो वो दिखाई नहीं देगी। वो होमोजीनियस मिक्सचर है और सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। किसी भी सोल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एक होता है सोलवेंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि शुगर सोल्यूशन है, मीठा पानी है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा कि जो चीनी है, जो शुगर है, वो सोल्यूट का रोल प्ले करेगी एंड जो वाटर है वो सोलवेंट का रोल प्ले करेगी। कुछ हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं जैसे मास परसेंटेज। अच्छा, एक और बात, इस चैप्टर में दो तीन टर्म्स आएंगी। सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, टर्नरी जो तीन कंपोनेंट से, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट बहुत कम होता है, जैसे एक गिलास पानी में एक दो दाने चीनी के डाल दो तो मीठा नहीं होगा, उससे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई? जैसे परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब निकालते हैं तुम्हें 100 पार्ट्स पर मिलियन है तो मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और पर मिलियन में आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसके बारे में दो तीन खास बातें याद रखना। पहली बात तो ये जो टिकटॉक चलती है वो बात नहीं है, इट इज अ यूनिट एज क्वांटिटी। और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और याद रखिए सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। एक सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होती है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले गए हैं। अगर आप इजीली करना चाहते हो तो इसका इजी फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। इस WB का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद रखिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा मोलैरिटी घटेगी। यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी की दो इक्वेशन भी होती है, एक होती है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक सॉल्यूशन में आप और पानी मिला दो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? M1V1 = M2V2। एक होती है हमारे पास एडिशन इक्वेशन कि दो अलग अलग सॉल्यूशन, उनकी अलग अलग मोलैरिटी, अलग अलग वॉल्यूम है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? M1V1 प्लस M2V2 = M3V1 प्लस V2। नेक्स्ट है मोलैरिटी की ही छोटी बहन है, बिल्कुल मिलती जुलती टर्म है मोलैरिटी। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सोलवेंट। 1 किलो सोलवेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट? याद रखिए वो 1 लीटर सोल्यूशन था, उसमें कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है? ये 1 किलो सोलवेंट है, 1 kg सोलवेंट है, उसमें कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट? ठीक है। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। WAG का मतलब होता है मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बहुत बार जो क्वेश्चन आया है वो यही आया है। मोलैरिटी और मोलैरिटी में मेन डिफरेंस क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है और मोलैरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। और यूनिट क्या रहेगी इसकी? मोल्स पर केजी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल m से। नेक्स्ट हमारे पास रहता है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने पानी भर दिया भाई, ठीक है। अब इसमें मैं कितना सोल्यूट मिक्स कर सकता हूं एट अ गिवन टेम्परेचर? एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इसमें और ज्यादा सोल्यूट मिक्स नहीं कर सकता। इस स्टेज पे ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है और इस सोल्यूट कितना घुला है इसको हम लोग बोलते हैं सोल्युबिलिटी। एट अ गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सोलवेंट, या कितना भी सोलवेंट हो सकता है, फिक्स सोलवेंट रख देना। टेम्परेचर और सोलवेंट का अमाउंट फिक्स करके उसमें सोल्यूट मिक्स करने लग जाना। कितना सोल्यूट आप मैक्सिमम घोल सकते हो वही उसकी सोल्युबिलिटी होती है। अब दो तीन बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहला फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा होता है वो वैसों में घुलना पसंद करता है। जैसे अगर कोई शराबी होगा ना, उसको शराबी बंदे बहुत अच्छे लगेंगे, है ना, ये फैक्ट होता है। तो ये सीन याद रखिए, पोलर सब्सटेंस घुलते हैं पोलर में, नहीं घुल पाते नॉन पोलर में। और अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो घुलेगा नॉन पोलर में और वो नहीं घुल पाएगा पोलर के अंदर। अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये हर जगह एप्लीकेबल बात है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रोल रहेगा भैया, बता दीजिए तनिक। बता देते हैं भाई, बता देते हैं। चलो
अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट निकल रही है, तो ऑब्वियसली उसको टेम्परेचर नहीं दोगे। अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो उसकी सोलिबिलिटी घट जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक जिसको हीट की रिक्वायरमेंट है, जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, अगर आप उसको हीट दोगे तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, ऐसे केस में सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप आप सबको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहा जाता है, इन विच हीट इज रिलीज, है ना। और एंडोथर्मिक प्रोसेस किसे कहा जाता है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एक और बात याद रखना, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन भैया जी पॉजिटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेनरी लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या जाएगा, केएच को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट के बारे में दो बातें खास है, तीन बातें खास है। हर एक गैस के लिए अलग होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, सोलिबिलिटी के साथ घटता है। मतलब याद रखोगे, वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोलिबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन केएच। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। एप्लीकेशन की बात करें, हेनरी लॉ एक और बात बोलता है कि अगर कहीं पर आप प्रेशर लगाओगे ना तो गैस घुलती है। जैसे पिताजी अगर आपकी रिपेयर करने लगे, आपको बुक्स के साथ रहना पसंद नहीं है, बट आपकी बुक्स के साथ सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यही बात ये भी कह रहा है कि अगर कोई लिक्विड है उसमें कोई गैस घुलना नहीं चाहती तो उसमें प्रेशर लगा दो तो वो घुलेगी, ऑप्शन ही क्या है। तो यही है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनको हाई प्रेशर में सील किया जाता है। इसके अलावा स्कूबा डाइवर जो है सफर करते हैं बैंड से, तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है, वो लेस सोल्यूबल होती है। डिटेल वन शॉट भी आप लोग इसका देख सकते हो, बहुत जल्दी आने वाला है। क्लाइंबर्स सफर फ्रॉम अनोक्सिया। अनोक्सिया का मतलब होता है लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड में टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनोक्सिया बोलते हैं, जिसकी वजह से थकान होती है, हमेशा डाउन फील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने क्या बोला, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आप निकालना चाहते हो, जैसे पीए, तो वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अगर वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना चाहते हो तो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। अब वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो ठुमक का, तो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ठुमक इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ठुमक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल जो अच्छे सॉल्यूशन होते हैं, जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है इंटरेक्शन ऑफ ए बी आर इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशन एक जैसे पार्टिकल्स में बनते हैं, है ना, तो इनकी इंटरेक्शन सेम रहेगी और सॉल्यूशन की इंटरेक्शन भी इनके साथ बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन मिलते जुलते नाम है, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन मिलते जुलते नाम है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो एक जैसे जो रहते हैं, है ना, और इसमें इंटरेक्शन सेम है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, हीट भी चेंज नहीं होगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। ये ग्राफ याद रखना भाई, इस तरफ वेपर प्रेशर है, इस तरफ मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, जब एक्स ए 1 हो गया तो एक्स बी 0 हो जाएगा। इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो एक्स ए की वैल्यू कम होती जाएगी और एक्स बी की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, है ना। ये इसका ग्राफ है पी ए वाले का, ये पी बी का ग्राफ है, और दोनों को जोड़ देंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर है। ये पी ए जैसे जैसे पी बी के एरिया में जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, पी बी जैसे जैसे पी ए के एरिया में जाएगा इसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, विच डजंट ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को नहीं मानते और जिनकी जो इंटरेक्शन है वो सेम नहीं है। अगर सेम है तो आइडियल है, अगर इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फिजिक्स वाला नाइसर, फिजिक्स वाला नाइसर। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है, नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। तो ए बी इंटरेक्शंस आर, इसमें क्या लिखा गया है, वीकर, और इसमें ए बी इंटरेक्शंस क्या है, स्ट्रॉन्गर है। अब देखो बेटा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो वेपर प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, हायर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। और इसमें जो नेगेटिव में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। अच्छा, इसमें सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव, चेंज इन हीट भी पॉजिटिव, और इसमें चेंज इन वॉल्यूम भी नेगेटिव, चेंज इन हीट भी नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन आपको कहां देखने को मिलेगा, ऐसे एग्जांपल में जहां पे पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था बट अब बॉन्ड क्या हो चुका है, वीक। क्या हो सकता है सर इसका एग्जांपल, जैसे कि इथेनॉल में आप लोगों ने मिक्स कर दिया वाटर, है ना, इथेनॉल प्लस वाटर या इथेनॉल प्लस एसीटोन। और नेगेटिव डेविएशन आपको कहां देखने को मिलेगा, जहां पे पहले बॉन्ड वीक था बट अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जैसे कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, या ऐसा कोई भी एग्जांपल जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा हो या जहां पर एसिड आ रहा हो। ये बात याद रखना, बॉन्ड वीक है तो पॉजिटिव डेविएशन, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, ग्राफ की बात कर ले, आइडियल का ग्राफ याद रखना, अगर सब कुछ ऊपर जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में तो वेपर प्रेशर बढ़ गया ना, तो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर सब कुछ नीचे जा रहा है तो वो कौन सी डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। और भाई मैं मैच देख रहा हूं और मुझे लग रहा है आरसीबी जीत जाएगी,
और आरसीबी वाले जीने नहीं देंगे भाई, भोकाल मचा देंगे धरती पे ये। चलो कम टू द पॉइंट। एजियोट्रोप्स का दूसरा नाम क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जिनकी कंपोजिशन कांस्टेंट होती है। जैसे कि मेरा एक एग्जांपल समझो, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, आप उसको गर्म करने लगे, वो फिक्स टेंपरेचर पे बॉइल हो रहा है, और जो उसकी कंपोजिशन है लिक्विड फेस में वही उसकी कंपोजिशन है वेपर फेस में, तो आप उसको बोल दोगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको आप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर नहीं बोल सकते। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन इन वेपर फेस एज वेल एज इन लिक्विड फेस। दो तरह के एजियोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैं बच्चों को एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाता हूं कि एक बाबू है और एक सोना है, उन्होंने दिन रात मेहनत करी तो उन्होंने दो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, चुन्नू एंड मुन्नू, है ना, चुन्नू एंड मुन्नू। मान के चलो बाबू ने पढ़ाई की है 8th क्लास तक, सोना ने पढ़ाई की है 10th क्लास तक, और उनका जो पहला प्रोडक्ट है चुन्नू वो पढ़ाई कर जाए 5th क्लास तक, या जो मुन्नू है वो पढ़ाई कर जाए 12th क्लास तक। तो जो दोनों से कम टेम्परेचर में बॉइल हो रहा है वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो दोनों से ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब जल्दी बॉइल कौन होगा? जिसमें वीक अट्रैक्शन हो। वीक अट्रैक्शन हो यानी कि डेविएशन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, है ना। और लेट बॉइल कौन होगा? किसको बॉइल करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा? मैक्सिमम में तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें होता है? नेगेटिव डेविएशन में। एग्जांपल याद रखोगे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। आगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डजंट डिपेंड्स अपॉन नेचर, है ना, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नंबर पे। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या मैटर करता है? नंबर ऑफ वोट्स, है ना। ये नहीं देखा जाता है तो बहुत कालू सा है, तो बहुत मोटू सा है, पतलू सा है, वोट्स मैटर करती हैं। सिमिलरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या मैटर करता है? सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतनी ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P0A माइनस PS बाय P0A, और ये किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है। और ज्यादा लिखना चाहो न्यूमेरिकल्स करने के लिए तो क्या कर सकते हो भैया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? P0A माइनस PS बाय P0A इज इक्वल टू WB बाय MB, और यहाँ पर MA बाय W। न्यूमेरिकल्स के लिए इजी रहेगा। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की 2-3 कंडीशन है। पहली बात, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट होना चाहिए, है ना, और सॉल्यूशन शुड कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसे कहते हैं? ऐसे सोल्यूट जो वेपर नहीं बना सकते। जैसे नमक है, अगर आप नमक को गर्म करोगे तो उसके वेपर नहीं बनेंगे, उसकी भाप नहीं बन सकती भाई। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाम से क्लियर है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। लिखा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करना चाहो, डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या बनेगा? TB माइनस T0B। मैथमेटिकली करे, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करे, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M, यहां से आ जाएगा KBM। इस KB का मतलब होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? क्या होगी भाई? केल्विन। वेरी गुड, केल्विन, वेरी गुड टू केल्विन kg पर मोल, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है KB की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। न्यूमेरिकल्स करने तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या है? KBM, M यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, है ना। ये ग्राफ है भैया, ये देख लेना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक बार जब वेपर प्रेशर होता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेल्टा TB। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से क्लियर है, डिप्रेस, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है? सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर आप डेल्टा TF निकालना चाहो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाहो, तो क्या आ जाएगा? T0F माइनस TF। बाकी सेम है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM आएगा। KF का मतलब होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी भी यूनिट सेम होंगी, केल्विन kg पर मोल, और इसकी भी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, मोलैलिटी की जगह वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। आगे आ जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या होता है? जिसमें लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाई की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाई की तरफ जा रहे होते हैं। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करे तो 2 रिजल्टों पे पहुंचे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको सिंप्लीफाई किया, पाई इज इक्वल टू आ गया RCT। R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, C का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, और T का मतलब होता है टेम्परेचर। R की 2 वैल्यूज होती हैं जो बहुत फेमस है। एक होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल,
ठीक है भाई। अगर कभी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो उन्हें आइसोटोनिक कहा जाएगा। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे बोला जाएगा हाई। अभी बात करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। देखो यार, नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना होता हो, है ना। सर नॉर्मल क्या है? जैसे NaOH है, वेरी गुड। जैसे NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40, ये नॉर्मल है। बट अगर ये 40 से ज्यादा आ जाए, 40 से कम आ जाए तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल। जैसे NaCl है, NaCl का ये 23 है, Cl का 35.5, इसे ये 58.5 आएगा मॉलिक्यूलर मास। अगर इससे कम या ज्यादा आने लगे तो उसे हम लोग बोल देंगे एबनॉर्मल। ऐसा होता कब है? सच मॉलिक्यूलर मास दैट आर इधर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। अगर कोई मॉलिक्यूलर मास कम आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो तो उसी को हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अच्छा, और ये कैसे निकाला जाता है? वेंटो फैक्टर से निकाला जाता है। वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर आई को आप लोग लिख सकते हो नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू कभी भी ज्यादा आ रही है 1 से, इट मींस पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं, वहां पर डिसोसिएशन हुई है, तभी तो पार्टिकल बढ़ेंगे। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है ना, इट मींस पार्टिकल ने एसोसिएशन शो कर दिया है। पार्टिकल तब कम होते हैं, पार्टिकल्स अंडरगोज एसोसिएशन। और अगर आई की वैल्यू 1 आ जाए, इट मींस ना तो उसने एसोसिएशन शो किया है और ना ही उसने डिसोसिएशन शो किया है। अगर आपको कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, अल्फा का फॉर्मूला रहेगा I-1 by N-1। अगर आपको कभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी हो, I-1 1 by N-1। एसोसिएशन में 1 by N आ जाएगा और डिसोसिएशन में ये N रहेगा, ठीक है। और निकलता कैसे? जैसे NaCl है, मैं आपसे पूछूं NaCl में आई की वैल्यू बताओ, आप ये देखो कितने पार्टिकल्स में टूट सकता है? ये 2 में टूट सकता है, एक Na और एक Cl। मैं आपसे पूछता हूँ MgCl2 है, ये कितने पार्टिकल्स में टूट सकता है? एक Mg है और 2 Cl है, 3। मैं आपसे पूछता हूँ CH3COOH है ना, ये 2 टाइम्स है। अगर आप इसे बेंजीन में डाल दोगे ना तो एसोसिएशन शो कर देगा कुछ इस तरह, CH3C OOH CH3C OOH, ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे पहले कितने पार्टिकल थे? 2, यहाँ पे कितने हैं? 1। आई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। तो देखो वैल्यू क्या आई है? कम आ गई, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है भैया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितने पार्टिकल ज्यादा या कम हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा या कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले किए हैं उनको आई से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये क्या था सबसे पहला फॉर्मूला? P0A माइनस PS बाई P0A इक्वल टू XB, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा TB क्या था? KBM, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा TF क्या था? KFM, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई का फॉर्मूला क्या था? CRT, इसको भी हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। ये बात तो भैया जी गलत दे रखी है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद द टेम्परेचर, ये बात तो सही है। असर्शन सही, गलत हो, रीजन सही हो, देन ऑप्शन हमारा होता है डी। द वैल्यू ऑफ KH, AR, CO2, HCHO, CH4 दे रखी है आपको, ठीक है। व्हेन दीज गैसेज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉरी बेटा, द करेक्ट ऑर्डर इज, मैंने आपको बताया है वैल्यू जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के। तो जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, तो AR की सॉल्युबिलिटी सबसे कम रहेगी। अब इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू देखो कौन सी है? इससे ज्यादा वैल्यू है CO2 की, तो इसके बाद आएगा CO2, है ना। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि KH की सबसे कम वैल्यू किस केस में है? इस केस में है। HCHO बोलते हैं इसको, मिथेनॉल बोलते हैं, तो मिथेनॉल सबसे ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेज विद ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी। बोलो भैया आंसर, क्वेश्चन देख लो ना यार, इतनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें आते नहीं क्या? अगला है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ क्या फंडा है उसका? टेम्परेचर के साथ ये फंडा है भाई, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म, मैंने बताया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है तो डेविएशन कौन सी हो जाती है? नेगेटिव। अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, इथेनॉल जब भी आ जाएगा तो आप देखोगे कि वहां पर पॉजिटिव डेविएशन ही होती है, क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब कोई चीज डालते हो ना तो उसका बॉन्ड वीकन्स हो जाता है, उसका बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है, तो आप क्या लिख दोगे? शोज अ पॉजिटिव डेविएशन। आगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर एंड इथेनॉल। इथेनॉल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, क्यों है? इथेनॉल जब भी आ जाएगा तो उसमें कौन सी डेविएशन देखने को मिलेगी भैया?
पोस्ट डेरिवेशन। द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225 द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। भैया आपको पता है, क्या पता है आपको? क्या पता है? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए क्या होता है? एक्स बी, और उन्होंने इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 0.0225। तो यहां से एक्स बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0.0225। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये लेवल कहां पर है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसका डिटेल वन शॉट देख लेना। और सभी बुक्स एंड बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिए और बुक तो ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए।